लेट्स स्टार्ट नाउ। सो आज का टॉपिक हमारा होगा सेल ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सेल्स के बारे में हमने शॉर्ट में ब्रीफ में पहले इसके बारे में बात की थी कि सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सेल हमें दिखने में कैसे दिखते हैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये पिक्चर्स आपने देखी होंगी। ये दिस इज ए बैटरी जो हमारे इन्वर्टर में लगती है। बैटरी और सेल में डिफरेंस क्या होता है? बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स। बैटरी में डिफरेंट सेल्स ऐड किए होते हैं। सेल क्या होता है? सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमें अपनी केमिकल एनर्जी की कॉस्ट पे हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेल कभी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाता नहीं है, वो सिर्फ हमें एनर्जी कन्वर्जन करके केमिकल से इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है। और अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का काम करता है। सेल क्या करता है? इट मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं होगा कभी भी चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते। चार्जेस हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करते हैं। तो सेल का काम ही ये है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस देना। वो कैसे देता है वो उसकी केमिकल थ्योरी में आप अब कभी भी रीड कर सकते हो, बट वो हमारा मेन यहाँ पे काम नहीं है। इन शॉर्ट में अगर आपको बता दूं सेल दिखता कैसा है तो मैं आपको भी दिखा चुका हूँ। बैटरी दिखाई दी है, दिखाई मैंने आपको। ठीक है, सो सेल जो होते हैं, सेल के अंदर ये मैंने पहले भी, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। लेट मी जस्ट थोड़ा सा ओके। सो मैंने आपको बताया था कि जो सेल्स होते हैं, सेल अगर हम सिंपल से सब बेसिक सेल लें, एक हमारा गैल्वेनिक सेल होता है। ठीक है, ऐसे कई टाइप के सेल होते हैं। ड्राई सेल भी होता है, डैनियल सेल भी होता है, कई सेल्स होते हैं। ऐसे हम एक वन ऑफ द सेल ले लेते हैं। तो सेल में क्या होता है? सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, सेल हैज इलेक्ट्रोड्स। एक को हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं, एक को हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, और सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट फिल किया होता है। सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और ये इलेक्ट्रोड उन इलेक्ट्रोलाइट्स में डिप किए होते हैं। ओके, तो सेल के अंदर कुछ ऐसा कुछ झोल होता है, मींस कहने का मतलब कुछ प्रोसेस चल रहा होता है, कुछ फिनोमिना चल रहा होता है। फिनोमिना ऐसा चल रहा होता है कि सेल के जो नेगेटिव वाले आयंस होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनमें भी आयंस होते हैं। HCl होगा तो H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, सो ऑन होते रहते हैं। सो ये जो नेगेटिव वाले होते हैं आयंस, वो एक इलेक्ट्रोड पर जमा होना शुरू हो जाते हैं, वन ऑफ द इलेक्ट्रोड पर। ठीक है, तो वो कहीं भी इलेक्ट्रोड पर जा रहे हैं तो एक में नेगेटिव नेगेटिव आना शुरू हो जाता है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और दूसरे में पॉजिटिव 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 जमा होना शुरू हो जाता है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक ये इनकी, कह सकते हैं कि कैपेसिटी फुल ना हो जाए। हर एक बॉडी की, हर एक चीज की भी एक एबिलिटी होती है कि वो कितना चार्ज ले सकता है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इस पर जितना चार्ज आना था आ चुका, इस पर जितना चार्ज आना था आ चुका, अब ये और चार्ज नहीं ले सकते। इस समय जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में आ गया, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव, इसका पोटेंशियल नेगेटिव। सो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आया है इसी को हम कहते हैं ईएमएफ। और ईएमएफ सेल के उसके अंदर होती है। ईएमएफ इज इनसाइड द सेल। ईएमएफ को मैंने लास्ट एक लेक्चर लिया था, उसमें बताया था कि इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बट ये तब का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये तब का पोटेंशियल डिफरेंस है जब करंट फ्लो नहीं हो रहा होता, क्योंकि सर्किट इज ओपन है, हमने कोई वायरिंग नहीं लगाई। उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। और जब तक किसी भी सेल में ये पोटेंशियल डिफरेंस, जो सेल के अंदर का ईएमएफ नहीं होगा, तब इसके बाहर भी करंट फ्लो नहीं होगा।
अगर किसी सेल ने हमें करंट की वैल्यू देना बंद कर दी है, उसमें चार्जेस का फ्लो होना बंद हो गया, समझ जाओ उसकी जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो खत्म हो चुकी है। So every circuit which has the flow of charges, the flow of charges is because of EMF. ये है तब फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा, ये ईएमएफ है। बट जब इसके बाहर हम कुछ लगा देते हैं, मैंने इसके बाहर एक रेजिस्टर लगा दिया, दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, अब यहाँ पे फ्लो शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लो हमारा शुरू हो जाता है। लेट वेट, बैटरी सॉरी, हाँ, तो मैं बात कर रहा था, अब यहाँ पे फ्लो शुरू हो सकता है क्योंकि सर्किट क्लोज हो चुके हैं। जब फ्लो होता है यहाँ पे, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ लॉस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ताकत दी इस पोटेंशियल डिफरेंस ने, एनर्जी दी कि तू अब फ्लो कर सकता है। वो यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है। ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा तो इट इज ऑब्वियस कि करंट कहाँ जाएगा, करंट यहाँ जाएगा, उसके ऑपोजिट जा रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन को जो ताकत मिली है वो इस ईएमएफ की वजह से, जो सेल के अंदर कुछ हुआ फिनोमिना, वो मोशन ऑफ आयंस होते हैं, एक तरह की केमिकल एनर्जी आती है, उस केमिकल एनर्जी के बेस पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा बाहर, इधर जाएगा, बट जैसे ही रेजिस्टर पे आता है, रेजिस्टर का काम क्या है? रेजिस्टर का काम होता है कि रेजिस्टेंस देना, रुकावटें पैदा करना। तो रेजिस्टेंस में क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन अपनी कुछ ताकत लूज करेगा, क्योंकि इट विल कोलाइड इन द रेजिस्टर। ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ जा रहा है, इसके अंदर कोलिजन्स फेस करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस मिलनी है तो कुछ एनर्जी लॉस होती है। तो यहाँ पे आ जाता है पोटेंशियल ड्रॉप। तो ये पॉइंट हमेशा आपको सुनने को मिलेगा कि जो ईएमएफ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और जो बाहर की वोल्टेज है, जिसको हम नाम देंगे, यहाँ पर जो बाहर आती है ना, यहाँ पर आउटसाइड, आउटसाइड सेल, वहां पे आता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो यहाँ पे आएगा। इसके अक्रॉस, सेल के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज नापते हैं ना, इफ यू मेजर दी वोल्टेज आउटसाइड द सेल, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और वो हमेशा छोटा होता है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का तो लॉस हुआ, यहाँ पे लॉस हो रहा है। सो V इज ऑलवेज स्मॉलर देन द EMF। EMF है तो V है। इफ देयर इज EMF देयर इज V, इफ देयर इज नो EMF देयर विल बी नो V, क्योंकि अगर फ्लो ही नहीं होगा तो ड्रॉप कैसे आएगा। सो ये पॉइंट आपको याद रखने वाला यार, ठीक है। सो EMF जो होता है, EMF को अगर हम डिफाइन करें, होता क्या, सो जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क होगा, अमाउंट ऑफ वर्क, बट किस पर हो रहा है, ऑन चार्ज, जो हमारा चार्ज है इलेक्ट्रॉन, टू मूव इट इन होल सर्किट, पूरे सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा वो होता है हमारा क्या, ईएमएफ। ईएमएफ ये जो शुरुआत कर रहा होता है, ईएमएफ ये होती है जो क्या होता है, जो सोर्स होता है, जो कॉज होता है। ईएमएफ नहीं है तो फ्लो ही नहीं होगा, तो सेल में ईएमएफ होना जरूरी है। अच्छा, अब एक और बात आती है यहाँ पे, वो बात क्या आती है कि जब हमारी ये सेल का फ्लो होता है ना, इसके अंदर कुछ उल्टा काम हो रहा होता है। अंदर उल्टा काम का मतलब क्या होता है, अंदर हमें ये लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा होता ही नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होता कि जो सेल जो इलेक्ट्रॉन को फोर्स अट्रैक्ट करती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हावी होती है ना, तो मान लो ये कोई इलेक्ट्रॉन है ना, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हावी होती है, वो इधर जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर जाता, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इस इलेक्ट्रोलाइट की जो केमिकल एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कई गुना ज्यादा होती है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो हमें लगता है कि इस तरफ जाएगा,
नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए, ऐसा जाता नहीं है, वो फिर भी इसी तरफ जाता है, इधर। फिर इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, फिर इधर जाएगा। बड़ी अजीब सी बात है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है, बट ऐसा होता है। ये बैटरी के अंदर कोई फिनोमेना ही ऐसा चल रहा होता है, कोई मैकेनिज्म ही ऐसा चल रहा होता है कि बैटरी की केमिकल एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि इलेक्ट्रॉन जितनी मर्जी स्टैटिक फोर्स इस तरफ लगा ले, कुछ काम नहीं आती। सो ये कुछ अजीब सी बात होती है, इंटरेस्टिंग बात होती है। ये बैटरी का ही कुछ अंदर का फिनोमेना है, केमिकल एनर्जी होती है इसकी, जो इलेक्ट्रॉन को धकेलती है। सो ऐसे फ्लो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ओके, अब बात यहाँ पे करते हैं, जब फ्लो होता है ना, एक नई टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। आज पहले सारी टर्म्स की बात कर लेंगे, देन आपके डाउट भी सुन लेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस भी एक नाम आता है यहाँ पे। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? जब इसके अंदर आयनिक जो आयंस की मूवमेंट है, चाहे इलेक्ट्रॉन्स की ही मूवमेंट हो, जब इलेक्ट्रॉन या आयंस एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं यहाँ पे, उनको थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिलती है, रुकावटें होती हैं, वो कोलाइड करते हैं। अब बोलेंगे यहाँ पर कौन कोलाइड कर रहा है, तो यहाँ पर कौन रुकावटें पैदा करता है? वो यहाँ पे रुकावटें पैदा करने वाला हमारा या तो इलेक्ट्रोड खुद हो सकता है, या तो इलेक्ट्रोड ही हो सकता है, या ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकते हैं। दोनों यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन को या इस आयन को, जो भी होगा यहाँ पे, उसको रेजिस्टेंस देने का। तो क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो होती है सेल के अंदर आ रही है, सेल के इनसाइड आ रही है, इसलिए इसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोला जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस कभी जीरो नहीं होती। जीरो अगर होगी ना, वो कोई हमारा क्या बोलते हैं, एक आइडियल सेल ही होगा। मतलब ये तो बात होगी ना कि आइडियल सेल तो एग्जिस्ट ही नहीं करते ना। सो हर एक सेल की जितना मर्जी फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल हो, इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी होती ही होती है, हर किसी की होती है। हाँ, ये हो सकता है कि जो नया नया सेल है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ी स्मॉल होती है, बट होती जरूर है। नॉर्मली इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल के अंदर होती है बड़ी स्मॉल होती है एज कंपेयर टू आउटर वन, बट होती जरूर। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी कई फैक्टर पे डिपेंड कर रही होती है। बेटा एक जो बच्चे एंटर कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंडेंस जब ली जाएगी, बीच में कभी ली जाएगी, आपका नाम चेंज कर लो, बिकॉज योर नेम इज नॉट द सेम, कुछ अलग नाम आ रहे हैं यहाँ पे। मीनाक्षी शर्मा, आई डोंट नो हु इज शी, मे बी किसी के पेरेंट का नाम होगा, सो वो एज एन एब्सेंट ही मार्क होगी यहाँ पे। तो चेंज योर नेम, अगर नहीं पता तो मुझे बता दो, सो दैट आई कैन चेंज। ओके, सो मेक श्योर। सनशी, ये कोई नया ही कुछ नाम आ रहा है, सनशी, संशीश, फर्स्ट टाइम सुना, ये नाम चेंज कर लो। ओके, सो मैं बात करता हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस की। इंटरनल रेजिस्टेंस भी कई फैक्टर पे डिपेंड करती है। वो डिपेंड कर सकती है कि इलेक्ट्रोड का साइज क्या है, इस पर डिपेंड कर सकती है। वो डिपेंड कर सकती है कि ये इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी है, ये वाली डिस्टेंस, ये कितना ज्यादा है कितना कम है, इन फैक्टर पे डिपेंड करती है। या वो इस पर भी डिपेंड करती है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन कितनी है, कितनी ज्यादा कंसंट्रेशन है, इस इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड कर सकती है। होता क्या है, जितना ज्यादा हम इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं ना, इंटरनल रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज। बाकी टेम्परेचर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेम्परेचर जो होता है वो भी बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा इस लिक्विड जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, उतनी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए ऐसा देखा जाता है कि सर्दियों में हमारी जो हम सेल्फ स्टार्ट करते हैं बाइक को या स्कूटी को, वो होता ही नहीं है स्टार्ट, क्योंकि उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है। गर्मियों में, समर्स में इजीली बाइक स्टार्ट हो जाती है सेल्फ स्टार्ट से भी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो बैटरी है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो ना कि जैसे सर्दियों का दिन है, जो लिक्विड होगा वो थोड़ा विस्कस हो जाएगा या थोड़ा सा थिन हो जाएगा। सो सर्दियों में थोड़ा विस्कस सा हो जाएगा, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। सो मूवमेंट ऑफ
आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट वो डिफिकल्ट हो जाती है। बट जितना हम ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इसकी विस्कोसिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। जब विस्कोसिटी डिक्रीज होगी मतलब इजिली आयन मूव कर सकता है, इसलिए गर्मियों में बाइक इजिली स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अंदर रेजिस्टेंस बड़ी डिक्रीज हो जाती है इसकी। तो ये थी बात इंटरनल रेजिस्टेंस की। ओके, अब यहाँ पे एक बात आती है, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है अक्सर, एक एक दो मार्क्स का भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा होता है कि बड़ा कौन है, ईएमएफ या वोल्टेज? तो वो मैंने आपको अभी स्टेटमेंट में बोला था कि ईएमएफ हमेशा बड़ी होती है, बट उसे अगर हमने शो करना हो कि कैसे बड़ी है, वो भी हम कर सकते हैं, हम उसे मैथमेटिकली भी कर सकते हैं शो। ठीक है, पर वैसे भी ये तो ड्रॉप है, ये वजह स्मॉल होगा। सो लेट मी शो यू कि हाउ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस छोटी होती है, ईएमएफ बड़ी होती है। तो कुछ सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो मान लो हमारे पास एक सर्किट है, दिस इज सर्किट जिसमें हमारे पास सेल है, और सेल की तो अपनी रेजिस्टेंस भी होगी। सो लेट अस से इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ शो कर देते हैं, स्मॉल सी, ये है स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ ई। ओके, और बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है ये। तो ये है हमारा सेल, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबल है ये। ओके, सो इधर रेजिस्टेंस है आर, सेल के अपनी अंदर ईएमएफ, और बाहर जो टर्मिनल पर आनी है वो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो बाहर होगा। ठीक है, तो करंट का जो फ्लो होगा वो कहाँ होता है, करंट का फ्लो होता है इधर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मान लो आई करंट फ्लो कर रहा है, तो आई यहाँ पे आएगा, आई यहाँ पे आएगा, ये हमारे पास 4 है फ्लो। ठीक है, तो जब फ्लो होता रहता है तो हम मैं ना यहाँ पे किरचॉफ लॉ यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, एक इक्वेशन टू मेक एन इक्वेशन। Equations are very easy way to show the relation which is bigger which is small। तो मैं इक्वेशन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज चलने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ईएमएफ यहाँ पे क्या आ रही है, ई नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है, इधर जाएंगे पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप कैसा आएगा, करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। रुको, हम ईएमएफ एक जगह रखेंगे, वोल्टेज दूसरी जगह रखेंगे। ईएमएफ इक्वल्स टू आई आर प्लस आई आर, ये इक्वेशन बन जाती है हमारी। पोटेंशियल ड्रॉप जो यहाँ पे आया, करंट की डायरेक्शन सेम थी, वो सेम रहा, यहाँ भी सेम होगी, वो सेम रहेगा। बट वी नो V इक्वल्स टू आई आर, ये तो ओम्स लॉ बन गया ना हमारा। ये हो गया हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई आर। नाउ इक्वेशंस क्लियरली आपको शो कर रही है कि क्या हो रहा है। ईएमएफ जो है इक्वल्स टू V प्लस आई आर, मीन्स ईएमएफ में कुछ ऐड हो रहा है। इसका मतलब ईएमएफ जो होगी इस केस में वो बिगर होगी वोल्टेज से, जो बाहर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा उससे बड़ी ही होगी। ये आप क्लियरली देख सकते हो कि कुछ ऐड हो रहा है। अगर ऐड हो रहा है यहाँ पे, इट मीन्स ईएमएफ बड़ी है, और वो होती भी है क्योंकि सोर्स यही है हमारा, कॉज यही है, हमेशा ये बड़ी होती है। बट एक केस में ईएमएफ छोटी भी हो सकती है, ओनली इन वन केस। ये अक्सर एक बड़ा सा कॉमन बड़ा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन आता है। ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, बट क्या हो सकता है कि छोटा भी हो? हाँ हो सकता है, हो सकता है ड्यूरिंग चार्जिंग हमारे सेल ड्यू टू कॉन्टिन्यूस यूज वो क्या करते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। डिस्चार्ज हो जाते हैं मतलब उनकी आयंस की कंसंट्रेशन वीक हो जाती है, उनकी अंदर की ताकत खत्म हो जाती है, ईएमएफ खत्म हो जाती है। तो हम फिर से उसको चार्ज करते हैं ताकि उसके अंदर फिर से इलेक्ट्रिक एक केमिकल एनर्जी आ जाए, जिससे हम फिर से इलेक्ट्रिक एनर्जी ले पाए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि बाहर से एक वोल्टेज का सोर्स लाते हैं, तो जिसको हम अपने सेल से ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारा सेल,
और ये हमारा आउटर सोर्स का वोल्टेज, ये आउटर सोर्स है। अगर हमने इसको चार्ज करना तो मान लो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो अब इधर करंट जाएगा इसके अंदर चार्जेस जाएंगे ताकि इसको चार्ज कर पाए। इसकी ईएमएफ ई ले लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस आर ले लेते हैं। नाउ मेक एन इक्वेशन, ये इक्वेशन ड्यूरिंग चार्जिंग है। अब यहाँ पे अगर इक्वेशन बनाते हैं, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे ना, करंट ऐसे जा रहा है, उसको बाद में देखो। ईएमएफ अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, ऐसे लाइक दिस, तो पहले क्या आएगा, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव आएगा, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। इस केस में इसकी ईएमएफ नेगेटिव आएगी, इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव नेगेटिव, तो सेम डायरेक्शन है यहाँ पे, वो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और ये क्या है, ये पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, ये एक्सटर्नल वोल्टेज है। अब ये यहाँ पे एक सोर्स है, दिस इज द वोल्टेज सोर्स जिसको चार्ज कर रहा है। अब इसका क्या हो रहा है, इसको हम ऐसे अगर मूव कर रहे हैं, ये वोल्टेज, ये पोटेंशियल डिफरेंस, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी वोल्टेज, तो वोल्टेज की वैल्यू मैंने पॉजिटिव ही रखी है। तो ऐसे जाएंगे, नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इधर जा रहे हैं, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ड्रॉप आ रहा है तो ये नेगेटिव आएगा। और अगर आई आर की बात करें तो सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन क्या बन जाती है, वोल्टेज इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज इक्वल्स टू ईएमएफ में कुछ ऐड हो रहा है, तो इट मींस इस केस में जो वोल्टेज है वो बड़ी है ईएमएफ से। सिर्फ चार्जिंग के दौरान ही ईएमएफ छोटी हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर ताकत ही नहीं है ना, हमने बाहर से देनी है, अदरवाइज हमेशा ईएमएफ बड़ी होती है। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा पॉइंट जो आपको सिर्फ याद रखना है। ठीक है, ओके, अब हम बात इसके आगे लेके जाते हैं। ठीक है, ओके, हाँ, एक और पॉइंट क्या था, कुछ पॉइंट था वो लास्ट टाइम किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था, कुछ चार्जिंग का था, तो चार्जिंग का भी ये आ रहा है, तो अभी कुछ चार्जिंग का पूछना चाहते हो तो यू कैन आस्क बेटा। कुछ कोई था स्टूडेंट को चार्जिंग का पूछ रहा था, चार्जिंग कैसे होनी चाहिए, पता नहीं ऐसे कुछ था, आज है वो भी। सर वो क्वेश्चन था कि जब हम सेल्स को चार्ज कर रहे होते हैं तो वो सीरीज में क्यों लगते हैं। who is the student? साक्षी, ओके, हाँ, फिर से आप बोल, प्लीज रिपीट। सर वो क्वेश्चन था कि जब हम चार्ज कर रहे होते हैं सेल्स को तो वो सीरीज में क्यों लगते हैं। ओके, जब सेल्स को चार्ज करते हैं वो सीरीज में क्यों लगते हैं। ओके, सो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम उसे देखते हैं। ठीक है, तो मुझे ये एग्जांपल रफली पहले यहाँ पे बोल लेता हूँ। ओके, चार्जिंग, हाँ, एक आपको, चलो एक मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूँ, ये वेट, जूम आउट कर लूँ। चलिए, अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताता हूँ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल का। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा सीरीज और पैरेलल के बारे में। चार्जिंग की अगर हम बात कर लेते हैं, मान लो मैं दो एग्जांपल ले रहा हूँ, एक सीरीज का, ये एक सेल 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 सेल, ऐसा अगर कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा ना, समझ आना सीरीज है। सीरीज हम बचपन से, मतलब कि 10th क्लास से आप जानते हो, एंड टू एंड जॉइंट हो, वो सीरीज हो जाता है। इस केस में मैं मान रहा हूं सबकी ईएमएफ सेम है, ई ई ई, ठीक है, ये मान लेते हैं फॉर द मोमेंट। ओके, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में सबका एक कॉमन पॉइंट पे होता है, एक कॉमन पॉइंट पे, ऐसे। तो पहले तो ये समझ लो, ये है सीरीज और ये है पैरेलल। ओके, अब बात करते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में। आपका था चार्जिंग, अच्छा। अब मेन रीजन ये होता है हमारा कि चार्जिंग हमेशा सीरीज में प्रेफर की जाती है। पहला पॉइंट ये आता है कि
ये थोड़ा सा जो होता है फास्ट होता है। सीरीज में हमेशा अगर सेल लगाए जाते हैं ना, बैटरी जो होती है ना, बैटरी में जो सेल, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, उसमें सेल्स हमेशा सीरीज में होते हैं 99%। एक आधा वो कुछ हो सकता है केस, बट हमेशा सेल सीरीज में होते हैं, क्योंकि वो चार्ज बड़ा इजीली होते हैं। क्यों? क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ करंट हर में से फ्लो होगा, सेम अमाउंट ऑफ करंट। अगर मैंने 10 वैल्यू दी है 10 एम्पियर ऑफ करंट, तो सभी में 10 10 10 10 जाएगा, तो सभी इजिली इक्वल वैल्यू में चार्ज होंगे। बट यहाँ पे क्या होता है, 10 एम्पियर देंगे तो सबको बराबर नहीं मिलेगा, सबको कम 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 मिलेगा। तो जब कम अमाउंट ऑफ करंट मिलता है, स्मॉल मिलता है, सो इट टेक्स टाइम टू फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन टू गेट रिचार्ज। तो टाइम लगता है इसमें, इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन ही प्रेफर किया जाता है। और सीरीज में क्या होता है, प्लस पॉइंट, एक तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होता है, इसमें वोल्टेज भी एड अप होती रहती है। वोल्टेज बोलेंगे ईएमएफ, ई प्लस ई दोनों सारी ऐड होती है। इसमें टोटल पोटेंशियल जो रहता है वो तो सेम रहता है, क्योंकि इस कॉमन पॉइंट में सबका एक ही पॉइंट हमारा अटैच्ड। सो इट टेक्स टाइम टू गेट रिचार्ज, क्योंकि यहाँ पे हमने शॉर्ट सर्किट किया होता है ना, तो कम कम हमारा फ्लो होता है यहाँ पे। अगर 10 भेजेंगे तो सबको 10 10 नहीं मिलता, कम मिलता। सो इट टेक्स टाइम टू गेट रिचार्ज। सबकी अगर ई होगी तो टाइम लगता है टू गेट रिचार्ज और गेट डिस्चार्ज। समटाइम्स क्या होता है, हम इसका वैल्यू इक्वल नहीं लेते। मान लो हम चार्ज नहीं कर रहे, वैल्यू इसकी 6E है, इसकी 2E है, इसकी 4E है, अब हम इसको यूज कर रहे हैं। पैरेलल के थोड़े से ड्रॉबैक्स भी हैं, थोड़े से हैं। क्यों पैरेलल हमारा इतना यूज नहीं किया जाता? मान लो मैंने एक्सटर्नल लोड के साथ इसको लगा दिया ना, जब लोड के साथ लगाएंगे ना और हमारा इक्वल भी नहीं होगा, ये इक्वल भी नहीं होगा, तब पहले क्या होता है, जो 6 ज्यादा वोल्टेज वाली बैटरी होती है ना, वो इसको तो क्या अपनी करंट की पावर देगी, वो पहले इसको इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करना शुरू कर देती है। जब तक ये सारे 6 2 4 वाले इक्वल पोटेंशियल पे ना आए, तब तक क्या होता है, ये अच्छे से इसको वैल्यू देती ही नहीं है, तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन ही आ जाती है, सिस्टम हीट अप होने लगता है अगर अनइक्वल वैल्यू भी ना हो। यहाँ पे क्या होता है, अगर वैल्यू भी अनइक्वल है ना ड्यूरिंग द यूज, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंपल एडिशन हो रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे अगर 6 ओम वाला 2 ओम के साथ इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश करेगा, 4 ओम वाला भी इक्विलिब्रियम लाएगा। और अगर हम डिस्चार्ज कर रहे होंगे, डिस्चार्ज कर रहे हैं, ये भी दे रहा है, सबसे पहले 2 ओम वाला ना यूज्ड अप हो जाएगा, क्योंकि ये तो बड़ी कम वोल्टेज वाला है ना, सबसे कम ईएमएफ वाला है, ये सबसे पहले डिस्चार्ज होगा। जब सबसे पहले ये डिस्चार्ज होगा तो लोड ऑन 6 एंड 4 विल गोज ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कम है तभी इसकी वोल्टेज 2 है, तो ये तो हो जाएगा खत्म, इन पर लोड ज्यादा आ जाएगा, तो सिस्टम हो जाता है हीट अप। इसलिए पैरेलल हम प्रेफर नहीं करते। अगर मैं आपको एक पिक दिखाऊं, आप देखोगे वहां पर भी सीरीज होता है। रीजन यही होता है कि सीरीज में हर चीज आसान होती है, चार्जिंग आसान होती है, कि सेम अमाउंट ऑफ करंट सबको मिलता है। वेट, नाउ सी दिस पिक, ये पिक दिख रही है आपको? एक बैटरी है। अब बैटरी में देखोगे छोटे छोटे सेल सीरीज में अरेंज किए हैं, वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर। फायदा है इसका, डिस्चार्ज भी इजीली होते हैं, चार्ज भी इजीली होते हैं, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ करंट मिलता है, कोई अनइक्वल वैल्यू नहीं होती। सो दैट इज व्हाई इट इज प्रेफर्ड। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। यस सर। चलिए, अब हम इसी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की थोड़ी और आगे बात लेके चलते हैं, ठीक है? अब बात कर लेते हैं सीरीज और पैरेलल की। 10 मिनट और लग सकते हैं हमारे, उसके बाद क्लास और हो जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, आप पूछो। सर मेरा क्वेश्चन था कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है, अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो सेम हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी हर एक सेल की सेम होगी। वेट, लेट मी जस्ट फर्स्ट।
ओके हाँ जी, अब बोलिए। हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या सेम होगी? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। देखो सर इंटर ईएमएफ तो सेम होगी ना? हाँ जी, सर अगर ईएमएफ सेम होगी इंटरनल रेजिस्टेंस सिर्फ ईएमएफ पर डिपेंड नहीं करती। मैंने सेल तैयार कर लिया, ठीक है, सेल इज रेडी, मान लो ऐसे रफली लेते हैं, ये सेल तैयार है, ठीक है, ऐसे सॉरी, सेल तैयार है, ये हमारे इलेक्ट्रोड है, इनका पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हो चुके हैं, ठीक है। हाँ, बट हो सकता है मैंने किसी सेल में पास रखे हैं, किसी में दूर रखे हैं, ये पास है दूर है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस सिर्फ ईएमएफ पे डिपेंड नहीं करती। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस देनी किसने है, पॉइंट ये आता है, हु इज गिविंग द इंटरनल रेजिस्टेंस? क्या ईएमएफ दे रही है? नहीं, ईएमएफ पे थोड़ी डिपेंड हो रही है। इंटरनल रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रोड के साइज पर डिपेंड कर रही है, इनके डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, इसके इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। सो अगर ऐसा कहना हमारा कि ताकत ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है या इंटरनल रेजिस्टेंस ताकत पे डिपेंड कर रही है, इट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, उस पे डिपेंड नहीं कर रही है। ओके, ओके इंटरनल रेजिस्टेंस तो बेसिकली इट इज कोलिजन, कितनी ज्यादा कोलिजन होती है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन मान लूँ ना, ईएमएफ तो एक ताकत है ना, क्योंकि उसका यूनिट वोल्ट है, इतने वोल्ट है, तो इतने वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है 6 वोल्ट से। अब रेजिस्टेंस तो आगे आने वाले इलेक्ट्रोड ने देनी है ना, ताकत तो मिल गई है इसे, बट वो कितनी बार टकराएगा, वो तो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट दे रहा है, इलेक्ट्रोड्स दे रहे हैं, वो उन पे डिपेंड करता है, ताकत पे नहीं, वोल्टेज पे नहीं, ठीक है, वोल्टेज मतलब ईएमएफ पे नहीं। चलिए अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की। ओके, सो टॉपिक इज अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बड़ा ही इजी सा टॉपिक है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। हमारे पास दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, मेजर दो हैं, एक होता है सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल। तीसरा एक और हम खुद बना सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। ये मिक्स्ड होता है इसमें, मतलब सीरीज भी मिक्स हो चुके हैं, पैरेलल भी मिक्स हो चुके हैं, ये हमारा तीसरे टाइप का होता है। ओके, अब हम बात करते हैं पहले सीरीज की, और सीरीज हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करो, मैं फैन ऑफ कर दूं, डिस्टर्बेंस हो रही है। ओके, हाँ, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे सीरीज की। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज के भी कुछ फायदे हैं, ठीक है। अब सीरीज का फायदा क्या, तो सीरीज होता क्या है, व्हेन सेल्स आर जॉइंड इन दिस वे। पहले सीरीज की बात कर रहे हैं, इस सेल का पॉजिटिव, और दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये सेल का पॉजिटिव या नेगेटिव रेजिस्टेंस। व्हेन नंबर ऑफ सेल्स आर जॉइंड इन दिस वे, ऐसे n टाइम्स है, बड़े ही ज्यादा है, और बाहर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अप्लाई कर देते हैं, ये होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इस सेल की ईएफ सबकी सेम रखते हैं, ई ई ई, और रेजिस्टेंस भी फिलहाल के लिए सेम रखते हैं, आर आर आर, टू मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड। सीरीज कॉम्बिनेशन यूज किस केस में होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन यूज होता है उस केस में व्हेन हाई ईएमएफ इज रिक्वायर्ड, व्हेन हाई ईएमएफ इज रिक्वायर्ड, तब हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज कर लेते हैं, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होती है वो ऐड अप हो जाती है, ई प्लस ई प्लस ई, 3 टाइम्स ई, अगर n टाइम्स होगा इट विल बी n टाइम्स ई। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है हमारा सीरीज का, वोल्टेज ऐड अप होती रहती है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, इफ वी वांट सेम अमाउंट ऑफ करंट टू फ्लो, अगर सेम फ्लो होना चाहिए हम सीरीज यूज कर लेते हैं, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है जिसमें से भी आई फ्लो। ओके, सो लेट कर लो हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स है, लेट n नंबर ऑफ सेल्स आर इन सीरीज, n नंबर ऑफ सेल्स हो गए हमारे पास, ठीक है। सो टोटल ईएमएफ क्या होगी, टोटल ईएमएफ
टोटल ईएमएफ विल बी n टाइम्स ई प्लस ई अप टू n टाइम्स क्या हो जाएगा, n टाइम्स ई हो जाएगा हमारे पास। और रेजिस्टेंस भी देखो, अभी मैं आपको बता रहा हूँ मेन मोटिव क्या है हमारे यहाँ पे। मेन मोटिव है इक्वेशन बनाने का कि कितना करंट फ्लो होगा, सो ऑन ऐसे। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी हमारी, टोटल रेजिस्टेंस हमारी इस सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगी n टाइम्स r। ये कैसे आएगा, r प्लस आर प्लस आर प्लस आर अप टू n टाइम्स होगा तो n टाइम्स r हो जाएगा। और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितनी होगी, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इट विल बी n r प्लस, ये भी सीरीज में आ रही है तो प्लस r, ये लिख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ करंट। करंट की वैल्यू क्या होगी, सो आई इन दिस सर्किट, आई जो होगा, देखो मैं यहाँ पे सिंपली वोल्टेज का लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, ओम्स का लॉ अप्लाई कर रहा हूँ। ओम्स का लॉ क्या कहता है, ओम्स का लॉ कहता है वोल्टेज इक्वल्स टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस आई आर के इक्वल होता है। तो आई किसके इक्वल होगा, आई होगा वी बाय आर के इक्वल। ओके, सो आई टोटल वोल्टेज कितनी है, टोटल ईएमएफ कितनी है, एन टाइम्स ई डिवाइडेड बाय टोटल आर, आर प्लस एन आर। ये आ गया हमारे पास करंट का फॉर्मूला, यही हमने फाइंड करना। ओके, अब इसके स्पेशल केसेस भी आते हैं। स्पेशल केस नंबर 1, पहला केस ले लेते हैं कि मान लो हमारा जो ये एक्सटर्नल सर्किट है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अगर ये बड़ा ज्यादा वैल्यू इसकी बड़ी ज्यादा हो, मतलब ये बड़ी स्मॉल वैल्यूज हैं, ये बड़ी बिग वैल्यू है, उस केस में क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे एन आर जो होगा इज नेग्लेक्टेड, उसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, एन आर को नेग्लेक्ट कर देंगे। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट, करंट विल बी एन ई अपॉन सिर्फ आर बचेगा, और वी कैन राइट एन ई बाय आर, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या बनता था, यहाँ पे जो भी करंट होगा वो n टाइम्स होगा, ईएमएफ सिर्फ एक सेल की है, एक सेल की, n टाइम्स सिंगल सेल, ईएमएफ एक सेल की है ना, सो n टाइम्स सिंगल सेल होगा। ओके, मतलब अगर हमारे यहाँ पे 6 सेल होंगे ना, 6 टाइम्स इंटू ईएमएफ जो एक सेल की होगी, 5 टाइम्स ईएमएफ जो 6, ऐसे हो जाएगा हमारा n टाइम्स करंट ड्यू टू n टाइम्स करंट ड्यू टू सिंगल सेल, ऐसा हो जाएगा। दूसरा स्पेशल केस भी हम बना सकते हैं यहाँ पे। सेकंड स्पेशल केस क्या होगा कि अगर एन आर बड़ा ज्यादा हो, हमारी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना ये बड़ी ज्यादा हो एक्सटर्नल से, तब क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला, तब हम आर को नेग्लेक्ट कर देंगे, देन वी गेट एन ई डिवाइडेड बाय एन आर, आर को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, एन एन कैंसिल इक्वल्स टू ई बाय आर। तो कहने का मतलब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी कि जो भी करंट हमारा फ्लो होगा इस केस में जब इंटरनल ही बड़ी ज्यादा है, वो मायने ही नहीं रखती। तो करंट जो होगा इट इज इक्वल्स टू ड्यू टू सिंगल सेल, ड्यू टू सिंगल सेल। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मायने रखती है, उसकी वैल्यू है ना, तब करंट n टाइम्स हो जाएगा। बट अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू नेग्लिजिबल है तो करंट जो फ्लो होगा ड्यू टू सिंगल सेल ही होगा। मतलब आप जितने मर्जी सेल लगा दो ना, कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे 3 दिख रहे हैं ना, और 3 से मान लो वैल्यू आई फ्लो हो रही है, 6 भी लगा दो ना यहाँ पे, तब भी वैल्यू आई फ्लो होगी, अगर ये बड़ा छोटी वैल्यू वाला है। तो इससे इसका मतलब ये निकलता है यहाँ से कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी मैटर करती है, वो डिवाइस भी मैटर करता है कि वो ही डिसाइड करेगा कि कितनी करंट इससे निकलवानी है। जब उसकी वैल्यू ज्यादा है तब करंट n टाइम्स है, जब वैल्यू उसकी नहीं है ड्यू टू सिंगल सेल भी चलेगा। ठीक है, सो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, ये अगर हो गया तो बता दो, फिर हम नेक्स्ट शुरू कर सकते हैं।
डन। सी शुरू में 29 30 थे, अब 30 आई गेस, अब 29 है, लास्ट में पेंटस होगी, देन यू विल बी लॉस्ट। ओके, इज दिस डन? ये हो गया, तो मैं नेक्स्ट पेज कर सकता हूँ और नो? इज दिस ओवर? Yes, sir. चलिए तो नेक्स्ट पेज की ओर। गुड। चलिए अब बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको मैं जल्दी से खत्म कर दूंगा यहीं पे, ध्यान से देखना इसको। पहली बात, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है, दिखता कैसे है। तो मैं सबसे सिंपल केस ले रहा हूँ, सिर्फ 2 सेल ले रहा हूँ, ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक है। ज्यादा आप एन टाइम्स आप कर सकते हो, फिलहाल फॉर सिंप्लिसिटी वी आर टेकिंग 2 केसेस, एक सेल दूसरा सेल। तो इट इज क्लियर, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलिए कुछ ऐसा होगा। तो पहली बात, अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कब यूज किया जाएगा, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन तब यूज किया जाता है अगर हमें अगर जो सर्किट है ना, हम चाहते हैं सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो हो, हम चाहते हैं ज्यादा फ्लो हो। ये क्या बात हुई, क्या सीरीज में ज्यादा फ्लो नहीं होता? अगर ये सेल सीरीज में है, जैसे ये है, ये है, तब क्या ज्यादा फ्लो नहीं होता? आंसर इज नो। अगर ये दो सेम ईएमएफ के है ना, ये दो सेम ईएमएफ की, इसमें ज्यादा फ्लो होगा कि इसमें होगा? ये बड़ी बात ध्यान देने वाली। देखो होता क्या है, सेम ईएमएफ सेम ईएमएफ सेम सेम है, तो होगा क्या, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस थोड़ी क्या हो जाती है, डिक्रीज। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी सर्किट में, इट मींस करंट ज्यादा फ्लो होगा। इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस पैरेलल सीरीज में है, वो ऐड अप होगी, इट विल इंक्रीज। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो सेल्स में से जो करंट होगा थोड़ा कम निकलेगा। तो ये बात ध्यान देने वाली है। तो पैरेलल इज यूज्ड व्हेन हाई करंट इज रिक्वायर्ड इन सर्किट। जब सर्किट में ज्यादा करंट रिक्वायरमेंट है उसकी, तब हम ये लेते हैं। मान लो हमारी कोई ईएमएफ होगी, अब मैं यहाँ पे चलो लेट कर लेता हूँ, अब यहाँ पे सेल भी डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट ले देने हैं सेम ले, इट्स अप टू यू। सेम वाले में थोड़ा केस इजी हो जाता है, डिफरेंट वाले में भी थोड़ा सा फिर इक्वेशन हमें तैयार करनी पड़ेगी डिफरेंट। आप बताइए कैसे लेना चाहते हो, इजी मतलब सेम और डिफरेंट ईएमएफ? यस, आई एम आस्किंग समथिंग। Sir, same. You want same EMF, ओके। चलिए तो सेम EMF ले लेते हैं। तो मान लो ये इसकी EMF E है, इसकी भी E है, इसकी रेजिस्टेंस R है, इसकी भी R है, हर चीज सेम ले ली। कुशदीप जी घूम फिर के आगे वापस। चलिए तो ये हमारा सिस्टम तैयार हो चुका है जहाँ पे हर चीज सेम है। तो सेम वाले केस में वैसे ही जैसे प्रीवियस केस में किया था, ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। तो टोटल ईएमएफ क्या होगी यहाँ पे अक्रॉस दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक ईएमएफ टोटल क्या होगी? तो टोटल ईएमएफ जो होगी यहाँ पे, टोटल ईएमएफ वो ई ही रहेगी, क्योंकि इस टर्मिनल पे सेम पोटेंशियल आ रहा है, ईएमएफ सेम रहेगी। तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहती है अक्रॉस दी कॉम्बिनेशन, सेम रहेगा। हाँ, बट टोटल अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें, सिर्फ इंटरनल, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगी वो हो जाएगी हमारी कितनी, 1/r। अगर मैं n टाइम्स ले लेता हूँ, मान लो हमारे पास अब n टाइम वाला केस,
ज्यादा ले लेते हैं, ये तो बड़ा सिंपल हो जाएगा ना, n टाइम्स ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/r प्लस 1/r प्लस सो ऑन। तो सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस r/n टोटल अगर ले रहे हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट कितनी हो जाएगी, पैरेलल वाले की r/n है, तो यहाँ पे अगर एक्सटर्नल भी है ये वाली r ले लेते हैं, तो टोटल कितना होगा हमारा r प्लस r/n, n सॉरी मैं ले रहा था क्योंकि ये तो r/m हो गया ना, r/n ये सीरीज में आ जाएगा, तो r प्लस r/n। तो अब निकाल लेते हैं टोटल करंट। टोटल करंट I is equals to total EMF divided by total resistance R plus R/n। तो उसको LCM लेंगे, n R plus R, n ऊपर जाएगा, so I is equals to n times E upon n R plus small r। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आता है। So this is how we can find the current in the parallel combination। स्पेशल केस देखते हैं यहाँ पे, स्पेशल केस 1, अगर R जो होगा बड़ा ज्यादा छोटा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो यहाँ पे हम किसको इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे हम इसको इग्नोर कर देंगे, तो करंट क्या होगा n E अपॉन R, इट मीन्स n टाइम्स E बाय R। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर n टाइम्स हो जाएगा हमारा करंट, n टाइम्स। बट अगर सेकंड स्पेशल केस में हम कैपिटल R को बड़ा रखेंगे ऐसे, तो देयरफॉर यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी आएगी, तब इसको इग्नोर कर देंगे, इक्वल्स टू n E अपॉन n R E बाय R। तो अगर आप नोटिस करोगे प्रीवियस केस को इस केस को, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। वहां पे जब कैपिटल R छोटा होता था ना तो ऐसा केस आता था, सॉरी कैपिटल R जब छोटा होता था हाँ तो ऐसा केस आता था, जब बड़ा होता था तो ऐसा केस आता था, पैरेलल में उल्टा हो जाता था। ठीक है, तो ये था हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिस इज ऑल अबाउट दिस। किसी को कुछ पूछना है यहाँ से तो पूछ लो, if anyone wants to ask anything। अगर डाउट्स भी हैं तो बता दो, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अगर छोटा होगा तो अभी डिस्कशन हो जाएगी। हाँ जी, I'm waiting for your response and attendance I'm going to take now। What is the syllabus of YouTube? Yeah, I think I have already told, इतनी बार तो बता चुका हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी सारा। वेट आई विल कैमरा ऑन। हाँ, YouTube का सिलेबस पहले भी बता चुका हूँ, इट इज करंट, जो चैप्टर हमारा चल रहा है ये। वेट ओके, वेट थोड़ा सा रह गया बस। लास्ट चलिए, अटेंडेंस इज ओवर। Okay, I have some doubts, sir. What is syllabus of YouTube? Current, sir. Please repeat that use of parallel। हाँ, पैरेलल का यूज मैं आपको फिर से बता देता हूँ। लेट मी एडजस्ट द कैमरा अगेन। कैमरा फिर से लाना पड़ेगा मुझे। ओके, सो दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बेटा पैरेलल का जो यूज था वो तब यूज किया जाता है कि जब हमें अपने सर्किट में ज्यादा करंट चाहिए, व्हेन वी रिक्वायर हाई वैल्यू ऑफ करंट। जैसे ना पैरेलल में क्या होता है ना, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होती है
वो हो जाती है डिक्रीज, क्योंकि पैरेलल में रेसिप्रोकल ऐड होते हैं ना। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी तो मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ओम्स लॉ याद है ना, आई और आर इन्वर्सली होते हैं, इसीलिए पैरेलल में ज्यादा करंट आ सकता है। ठीक है, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज्ड व्हेन इन ए सर्किट वी रिक्वायर्ड हाई वैल्यू ऑफ करंट। सीरीज तब यूज होगा जब ज्यादा वोल्टेज चाहिए, और पैरेलल जब ज्यादा करंट चाहिए। सो ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट series in parallel. Time is over now.